ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ क्या होता है? देखो, पिछला वाला टॉपिक्स में हम लोग देखे थे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। क्या देखे थे? मान लो ये कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है और ये मिस्टर जॉन ये इस कंपनी में नौकरी करता है। तो ये हो गया एम्प्लॉई और ये है एम्प्लॉयर, कंपनी है एम्प्लॉयर। तो आपको पिछले वाले टॉपिक्स में हमने बताया था, ये देखिए ये वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। उसमें क्या होता था, एम्प्लॉई के कुछ पैसे, उसके जो सैलरी के कुछ पैसे काट के उसके एक अकाउंट में रखा जाता था, उसका नाम था आरपीएफ अकाउंट। और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी, जितना एम्प्लॉय का पैसा कटता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी उस अकाउंट में पैसा जमा करते थे। और ये पैसा दोनों पैसा यानी कि एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी पैसा जब रिटायर होता था तो एम्प्लॉय को देते थे। अब उसके आगे की कहानी है, देखिए जैसे इस एग्जांपल में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही क्या करते हैं, एक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। उस अकाउंट का नाम है आरपीएफ अकाउंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसका 10,000 रुपया एम्प्लॉय का जमा किया गया, काटा गया उसके सैलरी से, और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी 10,000 रुपीज़ एम्प्लॉयर भी जमा किया। और ये दोनों पैसा किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को, जब ये रिटायर हो जाएगा। तो ये पैसा 25 साल 30 साल बाद जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तब उसको मिलेगा। तो इस पैसे को रख के ये क्या करेंगे कंपनी वाले, तो इसको क्या करते हैं ना, इसके अकाउंट में जो आरपीएफ अकाउंट में पैसा जमा है, इस पैसे को प्रोविडेंट फंड वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, या फिर कुछ ऐसे सेफ सिक्योरिटी, मतलब जिसमें रिस्क फ्री हो और मैक्सिमम रिटर्न हो, वैसे सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो वो कभी भी आपका एकदम रिस्क फ्री है। गवर्नमेंट भले कोई कंपनी डूब जाएगी बट गवर्नमेंट थोड़े ना डूबेगी, उसके पैसे कभी भी नहीं डूबेंगे। और वैसी जगह में इन्वेस्ट किया जाएगा जहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न हो। तो फिर से समझिए, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं आरपीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉई का आरपीएफ अकाउंट में, और उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है टू द मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। और इन्वेस्ट करने से क्या मिलेगा? इन्वेस्ट करने से मिलेगा इंटरेस्ट। जैसे आप पैसे बैंक में रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही इनके आरपीएफ वाले पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट आपको एम्प्लॉय को नहीं करना होता है, इनका जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है एम्प्लॉयर के, ये लोग इन्वेस्ट करेंगे या प्रोविडेंट फंड वाले लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब उसको इन्वेस्ट करने से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये पैसा भी किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को ही मिलेगा जब रिटायर होगा। तो इसका मतलब इनके पास दो अमाउंट आ रहा है, एक तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने दोनों ने मिलाकर जो पैसे जमा किए उसके अकाउंट में वो पैसा मिलेगा, और साथ में उससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ रूल है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो 9.5% है। अगर ये इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर, वो 9.5% से ज़्यादा मिला तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो आपको बस ये नंबर्स याद रखना है, 9.5%। तो 9.5% ऑफ व्हाट, जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा है उसका 9.5% से ज़्यादा अगर मिला तो टैक्सेबल होगा। यहाँ पर हम सैलरी का 9.5% नहीं बोल रहे, जैसे पिछला वाला टॉपिक्स में था उसमें 12% ऑफ सैलरी था, बट यहाँ पर 9.5% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो आप यहाँ पर नोट लिखेंगे, बस आपको एक ही लाइन याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन excess of 9.5%, 9.5%, 9.5% is taxable। तो बस कुछ नंबर्स याद रखने हैं आपको, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल देखिए, मिस्टर राम इज वर्किंग इन अ कंपनी, ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, बेसिक सैलरी। अभी जो क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन है, बस हमने ये इंटरेस्ट वाला लाइन को एक तो एड ऑन किया है। तो बेसिक सैलरी मिल रहा है इसको, अच्छा बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब ये डीएनएस पे है, और सिटी कंपनसेशन अलाउंस 1000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ,
एम्प्लॉय एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूट टू RPF 1,08,000 रुपये पर एनम इच, और इंटरेस्ट ऑन RPF इज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ रुपीज 20,160 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो हमको ये जो येलो कलर किए हैं ना, हाईलाइट किए हैं, बस इस पार्ट को समझना है। तो उस पार्ट को समझने के लिए पूरा क्वेश्चन बना रहे हैं, ताकि आप दो चीज़ें समझ पाएंगे। एक तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते किस तरीके से हैं, और दूसरा चीज़ें इसको क्वेश्चन में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि आप इंटरेस्ट वाली सारी बात याद है आपको, इंटरेस्ट ऑन RPF इज इंटरेस्ट ऑन RPF इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल, ये बात आपको याद है, बट इसको क्वेश्चन में बनाते कैसे हैं ये चीज़ें पता नहीं चलता है। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, ये भी पता है, बट क्वेश्चन में बनाते कैसे हैं यही नहीं पता चलता है। इसलिए हम इसको एक क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे हैं, ताकि आप पता चल पाएगा कि अगर ये क्वेश्चन में रहेगा तो उसका यूज आप कैसे करोगे। ये केवल ये निकालने के लिए थोड़े ना आएगा इंटरेस्ट ऑन RPF, वो नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन में ये चीज़ें रहेगा। तो उसको हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये चीज़ें सीखना है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिया। तो चलो, इसके पहले वाला क्वेश्चन के जैसे ही बिल्कुल है। नंबर 1 क्या मिल रहा है इस मिस्टर राम को? बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपया। दूसरा है डियरनेस पे। डियरनेस पे देखिए कई बार ये लोग बड़ा कंफ्यूज होता है कि कब इसको डियरनेस पे, अब DA ही लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रैकेट में लिखना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब DA का हर DA को नहीं लेते हैं, DA का बस उस पार्ट को लेते हैं जो सैलरी कैलकुलेट करने में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो उसको हम एक नाम दे दिए हैं डियरनेस पे। तो डियरनेस पे है, ये पहचानू कैसे? या तो साफ साफ क्वेश्चन में डियरनेस पे लिखा हो, या DA फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये पार्ट ऑफ DA इज ट्रांसफर टू RPF, या फिर DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इस तरीके का कुछ लाइन लिखा हुआ रहेगा। तब जब हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं, जैसे RPF वगैरह में करते हैं ना, तो उस टाइम उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिलहाल आप पूरा लीजिए। बेसिक सैलरी हो गया, डियरनेस पे हो गया 1000 इंटू 12, यहाँ तो पूरा लेना ही है। जब हम अलग से सैलरी कैलकुलेट करते हैं ना RPF वाला, उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो चाहे DA हो या डियरनेस पे हो, दोनों को लेना होता है। ये 12,000 रुपया। उसके बाद तीसरा है सिटी कंपनसेशन अलाउंस। 500 रुपया इंटू 12, अच्छा नहीं 1,000 रुपये, ओहो सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, डियरनेस अलाउंस है 10,000 रुपीज़ इंटू 12, 1,20,000, एंड सिटी कंपनसेशन अलाउंस है 1,000 रुपीज़ इंटू 12, 12,000, एंड फोर्थ है इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 इंटू 12, 6,000, एंड पाँचवें नंबर है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF। इसका करना होता है वर्किंग नोट नंबर 1, ऐसे रेफरेंस देना है। अब चाहो तो इसको अलग कलर से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन RPF। तो अभी वाला जो हमारा टॉपिक्स है वो ये है, इंटरेस्ट ऑन RPF। इसका करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, बस। और सबको जोड़ देना है। जोड़ने से जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 जैसे पिछला क्वेश्चन में करे थे बिल्कुल वैसे ही होगा। तो यहाँ पर दोबारा से करते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF। क्या रूल है? पहले रूल लिखेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, ये बात को लिखेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF
in excess of 12% of salary is taxable। ये पहले इसका रूल लिख दीजिए। देखिए प्रेजेंटेशन के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिखे, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, ये लिखे। अब यहाँ पर सैलरी निकालो। सैलरी बराबर होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे। मैं यहाँ डियरनेस पे लिख रहा हूँ, डीए वर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में आप उसको लिखेंगे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। डीए का वह पार्ट विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो बस उसको लेना होता है। तो उसको हम डियरनेस पे का नाम दे रहे हैं। बेसिक सैलरी डियरनेस पे प्लस फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन। तो आप लिखिएगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इस क्वेश्चन में देखिए कितना है, 6 लाख, और डियरनेस पे है 1,20,000, और फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में नहीं है। तो 7,20,000 आपका सैलरी हो गया। अब इसका आपको निकालना है पहले 12%, ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे कितना कम है या ज़्यादा है। एंड 12% ऑफ सैलरी, पहले तो सैलरी आपने निकाला, पहले रूल लिखा, उसके बाद सैलरी निकाला। तो सैलरी का आपको निकाला है 12%, 7,20,000 का 12% निकाल दीजिए, 86,400, ये हो गया। अब हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है ये चेक करेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ये कितना है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही 1,08,000 रुपया आरपीएफ में जमा कर रहे हैं। तो हम एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, वो कर रहा है 1,08,000 रुपये। अब ये जो अमाउंट है वो एम्प्लॉय के सैलरी से कितना ज़्यादा है, वो होगा टैक्सेबल। सो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट बराबर 1,08,000 माइनस 86,400, 1,08,000 माइनस 86,400, 14,400, ये 14,400 रुपया हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। आप यहाँ पर लिख दो 14,400 रुपीज़, ये है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। इतना अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो जो टैक्सेबल होता है उसको लिखते हैं। टैक्सेबल मतलब जिस पार्ट पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, एक है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, ये इस टॉपिक्स का सीखना था, तो इसके लिए करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ? एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही आरपीएफ अकाउंट में पैसे जमा किए थे, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में, और वहाँ से मिलता है इंटरेस्ट। पैसे को इन्वेस्ट करने से मिला इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 9.5% से अगर ज़्यादा मिला, मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है उसका 9.5% से अगर ज़्यादा मिला तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो पहले हम लोग रूल्स को लिखेंगे जो अभी आपने सीखा। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन excess of 9.5% इज टैक्सेबल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमको जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट देखिए कितना मिला है क्वेश्चन में, 20,160 रुपये मिला है 10% के हिसाब से। तो दरअसल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 10% के हिसाब से। कई लोग क्या करते हैं ना, अच्छा 10% के हिसाब से मिला है तो 20,160 का ये 9.5% से तो 0.5% ज़्यादा मिला है, तो सीधे वो 0.5% निकाल कर लिख देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, ये मैथमेटिक्स गलत है। उसको पहले समझिए कैसे निकालना है। आप पहले ये पता करिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना था। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लो बैंक का इंटरेस्ट रेट है 10%, बैंक का इंटरेस्ट रेट 10% और आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिला। इसका मतलब आपके बैंक में कितना पैसा जमा है, 1,00,000 रुपया। कैसे पता चला वो 1,00,000 रुपया? तो 10,000 इंटरेस्ट मिला है, 10% के हिसाब से
तो पूरा अमाउंट जानने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 लाख रुपये आपका इन्वेस्ट किया हुआ है और 1 लाख का 10% निकालोगे तो 10,000 होता है। तो वैसे ही अभी हमको जानना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो 20,160 रुपये मिल रहा है 10% के हिसाब से। तो आपका पैसा या इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना आपने इन्वेस्ट करा है, वो पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टोटल। देखिए ये मैथमेटिक्स है तो कई तरीके से बनाया जा सकता है इसको। टोटल इन्वेस्टमेंट इन RPF 20,160 रुपये मिला है 10% के हिसाब से। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जानने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 201,600 2,01,600 रुपया 2,01,600 रुपये इन्वेस्ट करा हुआ है। 2,01,600 रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से आपको निकालना है। तो हमको देखना है 9.5% इसका कितना होता है। देयरफॉर 9.5% ऑफ 2,01,600, इसका 9.5% निकाल कर देख लीजिए। 2,01,600 का 9.5% होता है 19,152 रुपया। 19,152 रुपया होता है। तो इस अमाउंट से अगर ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो आप इसका निकालिए, आपको इंटरेस्ट कितना मिला है। इंटरेस्ट रिसीव, हमें इंटरेस्ट मिला है 20,000, देखिए 20,160 रुपया। 20,160 रुपये एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये आपका 9.5% होता है 19,152 रुपया, जबकि आपको इंटरेस्ट मिला है 20,160 रुपये। तो क्या इस अमाउंट से ये ज़्यादा है। अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस अमाउंट से कम निकलेगा, तो कम निकलेगा तो नील हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन इस केस में इस 9.5% जो आपने निकाला है ना आपका इन्वेस्टमेंट का, उससे ये ज़्यादा मिल रहा है आपको इंटरेस्ट। तो जितना ज़्यादा मिल रहा है वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। सो देयरफॉर टैक्सेबल इंटरेस्ट। और ये मैथमेटिक्स है, आप कई तरीके से इसको बना सकते हैं। आपको और भी कोई दूसरा तरीका आता है तो उससे आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अमाउंट से ही आना चाहिए बस। 20,160 माइनस 19,152 1008 1,008 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका 9.5% निकालते हैं तो होता है 19,152 रुपया, और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 20,160 रुपये मिल रहा है। तो 19,152 रुपये से कितना ज़्यादा है, 1,008 रुपया ये ज़्यादा है, तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसको लिखना है यहाँ पर आंसर में 1,008 रुपीज़। ठीक है। और भी तरीका हो सकता है, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना निकाला 2,01,600 रुपया। अब 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होता है वो आपने निकाला, फिर आपका एक्चुअल में कितना मिला वो निकाला। तो उससे बेहतर और भी तरीका हो सकता था, जैसे इंटरेस्ट आपको 10% के हिसाब से मिल रहा है और 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट होता है। तो 9.5% एग्जेम्प्ट होता है तो ये 9.5% से कितना ज़्यादा है, 0.5% ज़्यादा है। अगर 10% मिल रहा है तो 0.5% ज़्यादा है। तो सीधे सीधे आप ये जो टोटल अमाउंट है ना उसका 0.5% निकालोगे तो भी ये अमाउंट आएगा। तो भी आप कर सकते हो। तो मैथ है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। मेरा बताने का बस यही मकसद था कि जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 9.5% से एक्स्ट्रा पैसा अगर आपको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं। उसको आप जैसा निकालना चाहते हो निकाल लो। इसका कोई एक पैरामीटर नहीं, एकदम ऐसा ही निकालना। आपको जैसा अच्छा लगता है मैथमेटिक्स से निकालिए। रूल्स आपको बस पता होना चाहिए कि 9.5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक्सीड होगा तो दैट अमाउंट बिकम टैक्सेबल। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF में 12% आपकी सैलरी से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होगा। बस सबको जोड़ेंगे, ग्रोस सैलरी आएगा, फिर 50,000 माइनस कर देंगे। 6 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 14,400 प्लस 1,08 रुपया। सबको जोड़ने पर आ रहा है 753,408 753,408।
उसमें लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसमें 50,000 का एक फिक्स अमाउंट माइनस किया जाएगा। ये हर एक क्वेश्चन में होगा। और दो चीज़ें होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। इंटरटेनमेंट अलाउंस तभी माइनस होता है जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन आपको बहुत रेयर केस में ही मिलेगा देखने को, बाकी यही रहेगा। तो ओके, इसमें से आप माइनस कर दीजिए और 753,408 माइनस 50,000 माइनस करने पर आ रहा है 703,408। ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये हर क्वेश्चन में इस तरीके से बनाना है। तो ये पूरा क्वेश्चन को बनाने का बस इतना ही मतलब था कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर क्वेश्चन में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये हमें सीखना था। तो आपने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कैसे निकालते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, पूरी बात समझ में आ गई, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वेरी सिंपल। और अगर नहीं समझ में आया तो भी लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, ख़राब लगा तो डिसलाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।